हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसके प्रभाव को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है भाई, आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव, दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है भाई, इस टॉपिक को हम लोग को बेहतरीन तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो बच्चों, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है, इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव दो प्रकार से देखे जाते हैं। जैसे एक पहला आपको दिखाई देता है संक्षारण, और दूसरा आपको दिखाई देता है विकृत गंधिता। एक दिखाई देता है आपको संक्षारण कोरेक्शन। ठीक है, और आपका दूसरा दिखाई देता है विकृत गंधिता, जिससे हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। विकृत गंधिता। ये दो प्रभाव आपको ऑक्सीकरण के बहुत बेहतरीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने पहले इस टॉपिक को, संक्षारण को किसे कहते हैं, संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण क्या भाई साहब, संक्षारण कोरोशन। ठीक है, संक्षारण क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा बाबू कि जब कभी भी धातु को खुले हुए वातावरण में रख दिया जाता है, तो जो धातु की ऊपरी परत होती है वह वातावरण में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, जल से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक भूरे रंग की पपड़ी जमाने लगती है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जंग लगना। जब जंग लगता है तो जो धातु होती हैं वह अपनी यांत्रिक शक्ति को खोने लगती हैं, वो खुद की जो शक्ति होता है उसे नष्ट करने लगती हैं, और इसी यांत्रिक शक्ति को खोने की जो क्रिया होती है इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण जो होता है एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो सुनिएगा ध्यान से, संक्षारण एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण हम लोग किसे कहेंगे भाई, तो पिछले क्लास में आपको हम ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए ऑक्सीडेशन बाय जयसिंह सर, और आपको सामने ऑक्सीकरण की जो वीडियो होगी खुल के आ जाएगी, या फिर आपको प्ले लिस्ट में भी हम इसको इंक्लूड कर दिए हैं। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है, तो बाबू ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जिसके कारण जो धातु होते हैं उनके ऊपर धन आवेश आता है, अर्थात धन आवेश की वृद्धि होती है। या ये क्रिया जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संक्षारण एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, और ये क्या होता है तो देखिए ध्यान से, जब किसी धातु को खुले बाह्य वातावरण में रख दिया जाता है,
रख दिया जाता है तो धातु नमी ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया करके ठीक है अपने ऊपर एक लाल भूरे रंग की पपड़ी जमाने लगता है जिसे जंग लगना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? जंग लगना कहते हैं। जंग का जो सूत्र होता है, जंग का सूत्र तो याद रखिएगा Fe2O3 इंटू एक्स H2O, ये जंग का सूत्र होता है x इक्वल टू 1 2 3 एनी, मतलब कि x बराबर आप लिख सकते हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई भी एक संख्या हो सकती है। जल के अणु होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है? जो जंग लगता है तो जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू एक्स H2O। अब क्या होता है? तो जंग लगने से धातु अपनी यांत्रिक शक्ति खोने लगती हैं एवं नष्ट होती हैं, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं। इसे धातु का हम लोग क्या कहेंगे भाई? संक्षारण कहेंगे। जब धातु में जंग लगता है तो धातु अपनी आंतरिक शक्ति और अपना खुद को नष्ट करना शुरू कर देती हैं, और इसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? धातुओं का संक्षारण कहते हैं, धातुओं का नष्ट होना कहते हैं। तो संक्षारण में आपको समझ में आया कि जो संक्षारण होता है, कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। संक्षारण एक कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। और क्या होगा? तो धन आवेश क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। किसमें? संक्षारण में। तो बाबू, जब धातु की जो ऊपरी परत होती है वायुमंडल के नमी में, जल में, या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन उसके ऊपर जुड़ने लगता है, संयोग करने लगता है। और जब संयोग करता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की बाहरी परत की, वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर धन आवेश आने लगता है, और जब धन आवेश आने लगता है तो खुद को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये संक्षारण होता है तो कभी कभी पूछने को देता है कि क्या धातुओं का द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है? तो संक्षारण के समय जो होता है बाबू, पहला पॉइंट, कि जो धातु होता है, धातु का द्रव्यमान आंशिक समय के लिए बढ़ता है, ठीक है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सबसे पहले धातु के ऊपर ऑक्सीजन योग करता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, संयोग करता है, तो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए धातु का जो द्रव्यमान होता है बढ़ जाता है, सूक्ष्म समय के लिए, अति सूक्ष्म समय के लिए। और जैसे संयोग करेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है तो फिर क्या होता है? उसका द्रव्यमान घटने लगता है, ठीक ना। तो धातु का द्रव्यमान आंशिक समय के लिए बढ़ता है, फिर घटने लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या हो गया बाबू? संक्षारण हो गया। अब बात क्या आती है कि जो हमारे देश में ढेर सारे जो मशीन के कल पुर्जे हैं, मशीनें हैं, वाहन हैं, जहाज है, ढेर सारी जो वस्तुएं होती हैं धातुओं की बनी होती है।
और जब धातु की बनी है तो जेन्युइन सी बात है कि उसमें संक्षारण होगा, और जब संक्षारण होगा तो भाई देश के लिए हजारों करोड़ों रुपए जो होता है ये खर्च होने लगते हैं धातुओं को मेंटेनेंस करने के लिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। अरे भाई देख लीजिए, आपके पास देखो नॉर्मल साइकिल भी होगा तो 2 महीने में 1 महीने में उसकी ग्रीसिंग कराते होंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, संक्षारण से ही उसको आप बचा रहे हो। आपके पास बाइक भी होगा तो सर्विसिंग कराते होंगे, किसके लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। तो बताइए कि बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं जल में हमेशा डूबी रहती हैं तो उनका भी तो क्या होगा, संक्षारण होगा। तो उनके मेंटेनेंस में देश का हजारों करोड़ों रुपए जो होते हैं खर्च होने लगते हैं। तो कुछ नुस्खे अपनाते हैं कि जो धातुओं का संक्षारण 5 साल में हो रहा है वो चल के 10 साल में हो, मतलब कि संक्षारण थोड़ी धीमी क्रिया से हो जाए, बहुत तीव्र क्रिया से न हो। जहां पर संक्षारित होकर के वस्तु 5 साल में नष्ट हो रही है तो उसको 10 साल लगे, 15 साल लगे, मतलब थोड़ी इसकी क्रिया धीमी हो जाए ताकि थोड़ा उसका जीवन काल और क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक उपाय अपनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू, धातुओं को संक्षारण से बचाने के क्या उपाय होते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग शुरू कर देते हैं धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। हेडिंग बनाएंगे प्यारा सा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय क्या होते हैं, आइए देखते हैं लोग पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो धातु को खुले वातावरण में न रखें। भाई जो धातु होते हैं, धातुओं को क्या करें, खुले वातावरण में न रखें। जब खुले वातावरण में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन के, नमी के, जल के संपर्क में कम आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में देखे होंगे कोई भी धातु की वस्तु होती है तो पापा मम्मी बोलते हैं कि बबुआ उठाकर रख दो, घर में रख दो तो क्या लगे, जंग लागे शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, जंग लग जाए, मुरझा जाए। ठीक है, तो हमेशा उसको खुले वातावरण में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि धातु के ऊपर ग्रीस या मोबिल पोत देना चाहिए, जो धातु होती है धातु के ऊपर ग्रीस लगा दीजिए, मोबिल लगा दीजिए या तेल लगा दीजिए। ये क्या करते हैं कि धातु के ऊपर जब इसकी एक लेयर बन जाती है तो नमी को, ऑक्सीजन को, जल को धातु के संपर्क में ये लेयर क्या करते हैं, आने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ धातु है और इसके ऊपर एक हमने लेयर लगा दिया किसी चीज का, ग्रीस का, तो अब क्या होगा कि हवा जो होगा हमारी स्किन से यानी कि ऊपरी परत से टकराएगा नहीं, और जब नहीं टकराएगा तो क्या होगा, संक्षारण कम होगा, मतलब बीच में एक लेयर बन गया है। बात समझ में आई। तीसरी पॉइंट, धातु को पेंट या कलई कर दे। क्या कर दे, कलई कर दे। धातु को क्या कर दे, धातु के ऊपरी परत पर आप पेंट कर दीजिए या फिर कलई कर दीजिए किसी चीज का, ताकि धातु के बाहरी परत और ऑक्सीजन के बीच में, नमी के बीच में एक परत बन जाए और दोनों के संपर्क में न आए। ठीक है, चौथा पॉइंट अब क्या होगा, चौथा पॉइंट में एक चीज देखते हैं भाई, जो धातु होते हैं गैल्वेनीकरण की क्रिया से। कौन सी क्रिया भाई, गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो जिंक को हीट करके, गर्म करके लिक्विड बना देते हैं, और लिक्विड बनाने के बाद उसमें जिस धातु को बचाना होता है उसको उसमें डुबो देते हैं, और जब डुबो देते हैं तो उसके ऊपर एक जिंक की परत चढ़ जाती है और उसको क्या करते हैं, संक्षारण से बचाती है। तो ये भी क्रिया होता है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। पांचवा एक और होता है बाबू, मिश्र धातु बनाकर।
जब दो या दो से अधिक धातुओं को द्रव अवस्था में करके आपस में मिला करके और जब पुनः उसे ठोस कर देते हैं तो जो बना पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु की जो शक्ति होती है, जो कठोरपन होता है, बहुत ही अधिक होता है और संक्षारण की क्रिया भी धीमी कर देता है। तो मिश्र धातु बनाने से क्या होते हैं, संक्षारित कम होते हैं, जो धातुएं होती है उनका मूल्य बढ़ भी जाता है, संक्षारण भी कम होता है। तो मिश्र धातु बनाकर भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो ये आपने देखा धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। ठीक है, तो इसको फटाक से आप लोग नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, जो हम लोग का टॉपिक था विकृत गंधिता। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई हम लोग विकृत गंधिता क्या होता है। ठीक है ना, विकृत गंधिता। तो बच्चों हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे एक बहुत ही मस्त और दमदार टॉपिक है विकृत गंधिता। RANCDT क्या होता है, और ये भी आपके पेपर में पूछता है सीधे 2 नंबर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विकृत गंधिता को। टॉपिक है क्या चीज, विकृत गंधिता। ठीक है, इसे कहते हैं RANCDT। क्या कहते हैं भाई, RANCDT। तो बाबू जो विकृत गंधिता होती है क्या होती है, सुनिए ध्यान से। तो जब किसी खाद्य पदार्थ जिसमें तेल हो, वसा हो इत्यादि में, जब तेल, खाद्य पदार्थों में तेल और वसा के कारण उपस्थित होने के कारण इनमें एक बहुत ही मंद और धीमी अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और जब ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो जो भोजन होता है इसका स्वाद बदल जाता है। स्वाद क्या होता है, बदल जाता है, इसका गंध बदल जाता है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो भोज्य पदार्थ में तेल वसा होने के कारण एक मंद ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और ये जब मंद ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो भोजन का स्वाद बदल जाता है, भोजन का गंध बदल जाता है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। अरे जैसे आपने सुना ना, भोजन का बासिया जाना, बसिया जाना, मतलब कि जब ढेर सारी सुबह के भोजन को रात को खाओगे तो ढेर गर्मी के दिनों में भोजन क्या होते हैं, उनसे गंध आने लगती है, स्वाद बदल जाता है, जिसे कहते हैं कि भोजन बसिया गया है, उसी को तो हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता से हम लोग कैसे बचते हैं। तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय तो हम लोग देखेंगे भाई, विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहला बात बाबू, विकृत गंधिता क्यों होता है, तो अधिक तापमान के कारण भी हो जाता है, या वायु में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन का संयोग भी हो जाता होगा, जल के कारण हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो सबसे पहला बात कि खाद्य पदार्थ को जिस बर्तन में रखते हैं उसे सूखा एवं वायुरोधी होना चाहिए। तो सूखे एवं वायुरोधी पात्र में खाद्य पदार्थ को रखना चाहिए, खाद्य पदार्थ को रखें। ठीक है, सूखे एवं वायुरोधी पात्र में क्या करें, खाद्य पदार्थ को रखें। हमेशा क्या करें कि भोजन को ढक कर रखें, भोजन को क्या करें, ढक कर रखें। दूसरी बात कि इसका हमेशा जो होता है कि सूर्य के प्रकाश से बचाएं, सूर्य के प्रकाश से क्या करें, भोजन को बचा करके रखें। और चौथा पॉइंट जो होगा कि हमेशा जो होता है इनको तापमान कम करके रखें। मतलब भाई साहब इसीलिए तो देखिए भोजन को फ्रिज में रखते हैं, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर नहीं रखते हैं, तो लो टेम्परेचर पर रखें, लो टेम्परेचर पर क्या करें, रखें भोजन को, जिससे फ्रिज में जब लो टेम्परेचर होता है तो भोजन में विकृत गंधिता नहीं होता है और भोजन बासी होने से क्या होता है, बच जाता है।
और जितने भी भोज्य पदार्थ पैकेट में आते हैं, नमकीन हो गया, कुरकुरा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे टेढ़ा है पर मेरा है, तो जो टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरा होता है, इन सब में इनमें से हवा को निकाल करके इसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भी भर दिया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ठंडी गैस होता है और पदार्थों को विकृत गंधिता से बचा लेता है। ठीक है भाई, तो आपको हम समझा दिए विकृत गंधिता और इससे बचने के उपाय क्या क्या होते हैं। आपके पेपर में ये टॉपिक पूछता है 2 नंबर में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।